नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। खुली चर्चा और बात करेंगे राहुल की प्रयोगशाला बिहार की। दरअसल बिहार पर इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि बिहार से कांग्रेस फार्मूला तैयार कर रही है किस तरह से वो अपने रिवाइवल की कहानी लिखेगी, और इसलिए बिहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि कांग्रेस की कहानी या कांग्रेस का फार्मूला कैसे बन रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दरअसल बिहार में जिस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, आज बहुत तेजी से ताबड़तोड़ फैसले हुए। एक तो ये फैसला हुआ कि बिहार में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी अभी से, और वो स्क्रीनिंग कमेटी सिर्फ चुनाव लड़ने या विधानसभा क्षेत्रों का चयन करने और वहां के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने के लिए नहीं है। उसका काम बहुत व्यापक है, और उस कमेटी का जो एक गठन है उसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है उससे भी एक मजबूत मैसेज बिहार की पॉलिटिक्स को दिया गया है। और दूसरी बात ये कि 3 महीने के अंदर तीसरी बार राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं 7 अप्रैल को। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 29 तारीख को अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, और अमित शाह का बिहार पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और वो इस लिहाज से कि एनडीए जिस हालत में है, एनडीए में जो खटर पटर है, एनडीए में जो चीजें दिखाई दे रही, ऊपर से सब ठीक दिखाई दे रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा भदभदाहट है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं। अमित शाह गोपालगंज भी जाएंगे और पटना में भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक करेंगे और चुनाव में कैसे आगे बढ़ना है, बिहार में क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह से चीजें आगे ले जानी है, इस पर भी वो लंबी चर्चा वहां करने वाले हैं। इस बात का भी संदेह है, या ये कहा जाए इस बात की संभावना है, संदेह नहीं कहें, इस बात की संभावना है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की भी शायद मुलाकात हो। और यह मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरअसल जो मैसेज केंद्र को भेजा जा रहा है वो नीतीश कुमार को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में संशय के बादल गहराते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, और इसलिए अमित शाह का ये दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक इस दौरे पर और काम होने वाला है जो इस बात को साबित करेगा कि बिहार की सरकार पर नीतीश कुमार का नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो कराती है। और इस बार जैसे पिछली बार जेपी नड्डा आए थे तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, और मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के 7 लोगों को इंडक्ट किया गया, और उन 7 लोगों में जिस तरह के लोग और जिस समुदाय के रिप्रेजेंटेशन हैं उसमें नीतीश कुमार को कट टू साइज करने के पूरे संकेत दिए गए। और अब जब अमित शाह आ रहे हैं तो भी उससे पहले देखिए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उससे पहले ईडी बहुत तेजी से बिहार में सक्रिय है। आज टेलीग्राफ ने खबर लगाई है, और टेलीग्राफ की खबर का ये कहना है कि ये जो छापे पड़े हैं, ईडी के जो छापे पड़े हैं, ये छापे कहीं ना कहीं जो ये छापे हैं, खास तौर पर इसका हेडलाइन ही ये लगाया गया है कि ईडी रेड्स ऑन बिहार ऑफिशियल्स टू सेंड मैसेज टू जेडीयू टू स्टिक विद एनडीए टू द लाइन ऑफ बीजेपी। तो ये हेडलाइन ही काफी कुछ कहती है कि ईडी क्यों सक्रिय है, और जिन लोगों पे छापे पड़े हैं वो लोग नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर जो बिहार गवर्नमेंट के हैं, उनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जबरदस्त छापे पड़े,
और करोड़ों रुपए, ऐसा कहा जा रहा है, करोड़ों रुपए नकदी वहां पर मिली है। और ये जो छापे पड़े, इनके टाइमिंग को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा बिहार में चल रही है। दरअसल दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो इन छापों का मकसद, जो इस अखबार ने लिखा है, दिस सीम्स लाइक प्रेशर टैक्टिक्स एम्ड आवर, ये जेडीयू लीडर को, इन्होंने एक सीनियर जेडीयू लीडर को कोट किया है, जिन्होंने नाम नहीं अपना बताया है। उन्होंने ये कहा कि दिस सीम्स लाइक प्रेशर टैक्टिक्स एम्ड एट आवर पार्टी आर एन एफर्ट टू शो दैट द एनडीए गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड इन द स्टेट वेयर अगेंस्ट करप्शन. Otherwise, why conduct raids in an election year to reveal corruption in Bihar? A senior JDU leader told this newspaper. ऐसा टेलीग्राफ ने लिखा है। और सोर्सेज के हवाले से इन्होंने एक बात और लिखी है कि the raids could be a message to the senior JDU leaders to stick with NDA and to the line of BJP instead of planning against its interest. ये क्या है, क्या मामला? और इसको लेकर के जनता दल यू और खास तौर पे नीतीश कुमार बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक वजह और बताई जा रही है, वो वजह ये बताई जा रही है कि जो निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि जेडीयू निशांत कुमार को चुनाव में उतार सकती है। एक तरह से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार मैदान में आ सकते हैं। हालांकि इस दौरान अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा बहुत बंद है ये, या नहीं हो रही है, लेकिन करीब 1 महीने पहले तो ये चर्चा बहुत तेज थी, जब निशांत कुमार तेजी से प्रेस के सामने आने लगे थे। तो ये भी माना जा रहा है कि निशांत कुमार के आने का मतलब है कि जेडीयू फिर से कहीं तन कर ना खड़ी हो जाए, जो अभी तक कमजोर दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसके चलते थोड़ा दिक्कत की, और भारतीय जनता पार्टी वही चाहती है कि जेडीयू को निपटा दिया जाए और जेडीयू का जो वोट है उस पर कब्जा किया जाए। और यही एक रास्ता उसकी समझ में आता है कि बिहार में अगर अपनी सरकार बनानी है, बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है, तो नीतीश कुमार को निपटाना बहुत जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार को निपटाने से कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं निपट जाएगी। और यही वजह है कि ईडी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिसमें निशांत कुमार नहीं आए। और जो एक थोड़ी बहुत संभावना कभी कभार मीडिया में आ जाता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ सकते हैं, तो उस संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ये चीजें, और इसके अलावा एक चीज और जो अमित शाह करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं, चुनाव से 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेतागण हैं, उनको जितने भी बोर्ड और निगम के पद खाली हैं उनमें सेट कर दिया जाए और उसके जरिए एक जो जाति समीकरण है बिहार का, उसको साधने की कोशिश की जाए। और एक चीज आपको बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो खबरें हैं, उनके मुताबिक ये जितने पद खाली हैं, इसमें जेडीयू का कोई आदमी नियुक्त नहीं होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में ही लेने वाली है। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये सब मामला चल रहा है और दूसरी तरफ वहां चर्चा में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से है। कांग्रेस की यात्रा चल रही है, उस यात्रा को जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से तरह तरह के लोग आ रहे हैं, वो एक इंडिकेशन है। दूसरा, राजेश राम जो नए वहां के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत सारे लोग आशंका जता रहे थे कि वो शायद पपेट ही रहेंगे कृष्णा अल्लावेरू के, और इस तरह की चीजें कही जाती हैं कि भाई फेस वो है, काम तो कृष्णा अल्लावेरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। राजेश राम जितना पावरफुल और जितना फ्री हैंड दिया जा रहा है, जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि राजेश राम बहुत अलग तरह के फैसले करने वाले हैं। आज जैसे उनका एक पहला फैसला प्रेसिडेंट के तौर पर है, जो
इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही है। उन्होंने फरमान जारी किया है, आदेश जारी किया है, रिक्वेस्ट अपील जारी की, जो भी आप कह लीजिए उसे, कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जितने नेता हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर गांव के लेवल से लेकर के और पटना तक, वो सब अपने घर पर कांग्रेस का झंडा लगाएं, अपने प्रतिष्ठानों पर कांग्रेस का झंडा लगाएं। ये बात सुनने में बहुत छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन बिहार में दरअसल स्थिति ये रही है कि कांग्रेस के लोग, चूंकि कांग्रेस का अपना कोई बहुत खास पिछले 20-25 सालों से अस्तित्व बिहार में रहा नहीं, इसलिए कांग्रेसी होने का जो एक 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 उत्साह होता है, एक जो गर्व होता है, वो गर्व वहां पर मिसिंग है कांग्रेसियों के बीच से। तो राजेश राम की कोशिश ये है कि उस गर्व को पहले स्थापित किया जाए कि भाई आप अपने घर पर, और वो झंडे बिहार कांग्रेस सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराएगी, और छोटी मोटी झंडी टाइप नहीं होगी, बड़े झंडे लगाए जाएंगे। और ये झंडे उपलब्ध कराने के बाद इसका एक मकसद और है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्लीपर सेल टाइप के हैं, और बिहार में रहना बहुत आसान काम है स्लीपर सेल्स का, क्योंकि कांग्रेस कुछ खास है नहीं, कांग्रेसी बने हुए हैं, काम कुछ भी चल रहा हो। अब उन लोगों को दिक्कत आएगी कि झंडा कैसे लगाएं, और इससे आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग, तो एक तरह से स्क्रीनिंग का काम भी ये झंडा लगाने का कार्यक्रम करेगा। और ये झंडा लगाने का कार्यक्रम दरअसल बिहार में कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराने का एक पावरफुल तरीका भी मुझे लगता है, कि अगर आप एक गांव में 2-4 झंडे भी लग गए, ब्लॉक लेवल पर 4-6-8 लोग होंगे, उन्होंने झंडे लगाए अपने घर पर, अपनी दुकान पे, अपने प्रतिष्ठान पर, तो इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा, असर होना शुरू होगा। अभी वो झंडे वंडे सब नदारद है, जब मौका आता है तो लोग लगा लेते हैं, उसके बाद उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई खुल करके होना ही नहीं चाहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं। तो एक ये जो सोच है, ये जो एक आत्मविश्वास की कमी है, गर्व की कमी है कांग्रेसी होने का, उससे दूर करने की कोशिश, ये दरअसल ये फैसला राजेश राम का जो है, ये इस बात को बताता है कि ये आदमी कितनी बारीकी से चीजों को सोच रहा है। हालांकि चीजें तो आने वाले दिनों में पता चलेगी कि किस आगे कैसे नेविगेट करते हैं राजेश राम, लेकिन आज जो फैसले लिए गए हैं वो तो ये बताते हैं कि बारीकी से चीजों को राजेश राम पकड़ पा रहे हैं। अब एक और चीज हुई है, कृष्णा अल्लावेरू ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, और उस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन है राजेश राम। अखिलेश प्रसाद सिंह को उसमें नहीं रखा गया है, मदन मोहन झा उसमें है, शकील अहमद खान उसमें है, और उसमें जो और लोग हैं वो देवेंद्र यादव हैं, शहनवाज आलम है, सुशील पासी। अब अगर इसके भी इस कमेटी को देखें तो ये कमेटी अपने में एक मैसेज है। वो मैसेज इस बात का है कि कांग्रेस किस रणनीति पर चल रही है। 6 लोगों की कमेटी में 2 एससी हैं, मतलब 30% एससी हो गए, 2 अल्पसंख्यक है, 30% अल्पसंख्यक हो गए, और एक अगड़ी जाति से मदन मोहन झा, और एक ओबीसी देवेंद्र यादव। तो अब आप इसके ये जो गठन है कमेटी का, इससे भी एक मैसेज है कि उनका फोकस कहां पर है। अब ये कमेटी जो काम करेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काम ये है कि पहला काम इस कमेटी को दिया गया है कि वो हर जिले की एक डिटेल्ड रिपोर्ट दे, और उस रिपोर्ट में ये जानकारी हो कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी किस तरह से काम कर रही है, उसके क्या स्थिति है, वहां के जो नेता लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका रवैया क्या है कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नैरेटिव्स को लेकर के, और उनकी सक्रियता क्या है। ये रिपोर्ट दरअसल एक इस तरह की बेसिक ग्राउंड लेवल की एक रिपोर्ट ऐसी तैयार हो जाएगी
जिससे बिहार में कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर जहां भी जो रिसोर्सेज है, जिस तरह के हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, ये पूरी जानकारी लीडरशिप के पास आ जाएगी और इस जानकारी के आधार पर फिर आगे के एक्शंस लिए जाएंगे। तो एक जैसे अभी जो दिल्ली में बैठक हुई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, उसमें बहुत साफ कहा गया कि जिला यूनिट्स को जिला अध्यक्ष जो हैं वो जनरल्स हैं कांग्रेस के। अगर इसको थोड़ा इस तरह से कहें कि जिला यूनिट्स ही कांग्रेस के रिवाइवल के इंजन बनेंगे, जो पहले हुआ करता था। कांग्रेस की जिला यूनिट बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब हालत यह है, अगर देश में आप देखें तो हरियाणा में जहां पर कांग्रेस मजबूत मानी जाती है, वहां पर 10, 12, 15 साल से जिला यूनिट्स ही नहीं है। मध्य प्रदेश में मतलब ऐसे कई कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, गया गुजरा राज्य है, बिहार में भी वही स्थिति है। अब ये सब चीजें की जा रही हैं, तो इससे बहुत एक तरह से चीजें जो एक होता है ना वाइब्रेंसी, एक टॉकिंग पॉइंट जनरेट होंगे गांव गांव में, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर, हर जगह कांग्रेस टॉकिंग पॉइंट्स में आ जाएगी। जो सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की थी, कांग्रेस की बात करिए, अरे है कहां, कौन है कांग्रेस, अरे कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं। लेकिन अब चीजें बदल रही, तो एक पॉइंट है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 3 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी पटना आने वाले हैं। ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। और उस दिन वो एक तो संविधान सम्मेलन करेंगे। संविधान सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से आयोजित नहीं हो रहा है, ये पटना का दूसरा संविधान सम्मेलन होगा। 18 जनवरी को एक संविधान सम्मेलन हुआ था जिसमें राहुल गांधी आए थे। उसके बाद 5 फरवरी को आए थे जगलाल चौधरी की जयंती पर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और जगलाल चौधरी की जयंती पर जो बात हुई थी, उसमें कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया था कि कांग्रेस बात तो सब करती है, राहुल गांधी के सामने सवाल उठाया गया था कि बात तो करती है, लेकिन कांग्रेस संगठन में वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। जो आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो आप जाति गणना की बात करते हैं, जो आप संसाधनों के बंटवारे की बात करते हैं, जो आप सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये भरी सभा में लोगों ने राहुल गांधी के मुंह पर कहा था। राहुल गांधी ने इसे अन्यथा लेने की जगह उन्होंने इसे स्वीकार किया और साथ में ये कहा कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा बदलाव आपको दिखाई देगा, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी और आप लोग जो बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं ये सब लोग अंदर आए। तो इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बड़ा नाम विनोद चौधरी पासी समुदाय से आते हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर ली। तो और वो एनजीओ सेक्टर के एक बड़ा नाम है। जो ये बैठक हो रही है 7 तारीख को, इसमें भी जो ओबीसी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी, एससी एसटी तो बिहार में बहुत है नहीं, तो एससी इनके जो संगठन हैं, उन संगठनों की तरफ से आयोजित हो रही है और वहां राहुल गांधी का इंटरेक्शन होगा। दरअसल राहुल गांधी की एक खास बात, उन्होंने जो तरीका डेवलप किया है, वो तरीका सिर्फ एक तरफा भाषण का नहीं है। वो तरीका ये है कि वो लोगों की बात भी सुनते हैं और लोग अपने मन की बात उनके सामने रखते हैं। तो यहां पर ये चीज 7 तारीख के बाद मुझे लगता है कि मोमेंटम और तेज पकड़ लेगा। चर्चा इस बात की भी है कि राहुल गांधी उसी दिन कन्हैया की यात्रा में भी शामिल होंगे। कन्हैया की यात्रा शायद 14 या 15 अप्रैल तक चलनी है, लेकिन अगर वो 7 तारीख को शामिल होते हैं तो आप समझिए उस यात्रा का मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और एक चीज और, जो बिहार को लेकर के 22 तारीख को बैठक हुई थी, उस बैठक में तय किया गया था कि अप्रैल से
केंद्रीय नेता जो तय किए गए हैं, राहुल गांधी, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी एंड खड़गे, इन लोगों की आवाजाही बिहार में तेजी से बढ़ जाएगी। और उसकी उस दिन मैंने कहा था कि सचिन पायलट 1 अप्रैल के बाद सक्रिय होंगे, लेकिन आज जो खबर आई है, शुरुआत राहुल गांधी से हो रही है। और ये भी एक मजबूत मैसेज बिहार को है, बिहार की पॉलिटिक्स को है। अब एक और खास बात है कि जो आरजेडी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति अखिलेश प्रसाद सिंह की वजह से, अल्लावरू की वजह से बन गई है, उस भ्रम की स्थिति को काटने के लिए इस बात की संभावना जताई जा रही है, जैसा पिछली बार दौरे में राहुल गांधी शाम को राबड़ी के घर पे, राबड़ी आवास पहुंच गए थे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद, मीसा भारती, सारे लालू परिवार के सारे लोगों के साथ बैठ करके बात की थी और एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। इस बार इन सब चीजों को छांटने के लिए भी राहुल गांधी लालू प्रसाद के परिवार से मिलने के लिए उनके घर जा सकते हैं। और ये इस बात का भी संकेत दिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि बहुत मजबूत है। कांग्रेस का मकसद इंडिया गठबंधन से अलग होना नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। अब देखना है क्या होता है, किस तरह से, किस डायरेक्शन में चीजें जाती हैं। अभी तक बिहार की जो प्रयोगशाला राहुल गांधी की है, उसमें जितने प्रयोग हो रहे हैं, जितने केमिकल्स लाए जा रहे हैं, वो सारे सही सही जगह पर डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं। सही परखनली में सही केमिकल जा रहा है और ब्यूरेट पिपेट से उनको सही मात्रा में कैलिब्रेट करके डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा होता रहा तो निश्चित तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आएगा। और वो बदलाव जो जो कम्युनिटीज हैं बिहार में, बिहार दरअसल ये सब लोग कहते हैं कि वहां चुनाव जाति के आधार पर तय होता है। यानी जो कम्युनिटीज हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हैं, उनको उनका एक अलग तरह से वो चीजों को तय करते हैं और अपना अपना प्रेफरेंस तय करते हैं। अगर उन कम्युनिटीज में रीअलाइनमेंट, जिसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की बहुत साफ कोशिश है कि वो दलितों और अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से अपने साथ जोड़े, अगड़ों के एक वर्ग को जोड़ पाए, बीजेपी से तोड़ पाए। और तीसरी कोशिश है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को जाति गणना के सहारे, वो मतलब जो नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है, उसमें थोड़ी सी सेंध लगा सके। और प्रियंका गांधी जो बिहार में डिप्लॉय की जा रही हैं, उसके पीछे भी नीतीश कुमार की जो फॉलोइंग महिलाओं के बीच में है, उसको डेंट करने की रणनीति है। अब ये सारी चीजें अगले 2-2.5 महीने में इनके इम्पैक्ट दिखाई देने शुरू होंगे। अभी जो 3-4 तारीख को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की जो दूसरी और तीसरी बैठक है, उसमें बिहार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी जाएंगे। और उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की जो बैठक है, उस बैठक की भी एक वो इंटरैक्टिव बैठक है, वो प्रवचन बैठक नहीं है। तो इंटरैक्टिव बैठक में खास बात ये होती है कि आपको बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं। जो पिछली बैठक हुई, उसके बाद ये आशंकाएं जताई गई कि शायद प्रदेश अध्यक्ष उतना मजबूत नहीं रह जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स अगर आप उन्हें एम्पावर करेंगे, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, एम्पावर होना अलग बात है, अगर आप डायरेक्ट उनसे जुड़ेंगे, डायरेक्ट बात करेगा केंद्रीय नेतृत्व, तो फिर क्या होगा। तो इस पर बहुत साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नई जो प्रदेश इकाई होगी, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, प्रदेश कमेटी होगी, वो ऑल पावरफुल कमेटी होगी प्रदेश के लिहाज से। तो ये चीजें अगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से एक घंटा उनका फीडबैक लें, ईमानदार फीडबैक अगर मिलता है और उस पर ईमानदारी से केंद्रीय नेतृत्व एक्ट करता है, तो फिर और बिहार में ये चीजें अगर सक्सेस हो जाती हैं तो मतलब
सक्सेस तो पता चलेगा इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने पर, लेकिन अगर 2-2.5 महीने में इसके पॉजिटिव नतीजे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि कांग्रेस राहुल गांधी ये प्रयोगशाला से ये प्रयोग निकालकर दूसरे उन राज्यों में ले जाएंगे जहां कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देनी, जैसे असम, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे हरियाणा, जैसे दिल्ली, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड, और यहां तक कि जहां पर गठबंधन वाला एक राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश। तो बिहार की इस एक्सपेरिमेंट को ज्यों का त्यों उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर 2.5 महीने के बाद मान करके चलिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक जैसा मामला है। ना तो बिहार में जब कांग्रेस ने अभी काम शुरू किया था, कृष्णा अल्लावेरू को भेजा, तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति लगभग एक जैसी है। बिहार में तो वो आरजेडी के सहारे, आरजेडी के पीठ पर बैठ के उंगली पकड़कर बैतरणी पार करती रही है, जो भी पार कर पाई, नहीं पार कर पाई, जो भी हुआ। उत्तर प्रदेश में तो वो भी नहीं रहा, वो एक्सपेरिमेंट्स भी कभी इधर कभी उधर, खत्म हो गया, नहीं हुआ। 2.5% वोट पर कांग्रेस आ गई। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.5% वोट मिला और एक सीट मिली। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश, और अब अखिलेश के साथ कांग्रेस का एक ठीक ठाक गठबंधन दिखाई दे रहा है। तो यहां से वो एक्सपेरिमेंट निकल के उत्तर प्रदेश में ज्यों का त्यों पहुंच जाएगा, और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ असम और दूसरे उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला है। अब एक और खबर वो ये कि इंडिया गठबंधन में 2 पार्टियों का इजाफा बिहार में होने जा रहा है। एक तो पशुपतिनाथ पारस का नाम तो लगभग तय है कि वो आएंगे, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको बहुत ढंग से पहले चिराग पासवान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और जब उनका यूज खत्म हो गया तो उनको किनारे डाल दिया, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव उनका है। और दूसरा जो नाम है तय नहीं, लेकिन जो चर्चा है उसके हिसाब से एनडीए से ही एक दल जो बिल्कुल साइडलाइन नजर आ रहा है, और चूंकि आरजेडी की पूरी जो रणनीति है, उस रणनीति में वो दल फिट बैठता है। तो ये हो सकता है कि पशुपतिनाथ पारस तो लगभग पक्का ही है। मुकेश साहनी के बारे में अभी संदेह है कि वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मछली भात और लिट्टी चोखा ये सब तो तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के खाया है, लेकिन वो किधर जाएंगे ये पता नहीं। तो ये एक, और अगर ऐसा ये 2 लोग आ जाते हैं और मुकेश साहनी का भी अगर इस तरफ जुड़ाव बनता है, तो फिर एक फॉर्मिडेबल गुलदस्ता इंडिया का हो जाए। हालांकि अभी भी है वो। और ये चीजें जो कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट है, जो बिहार राहुल गांधी की प्रयोगशाला में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट अगर सफल होता, सामने आया, सफल होते हुए दिखाई दिया, तो निश्चित तौर पर आज जो एनडीए बिहार में आगे दिखाई देती है, वो 2-2.5 महीने बाद शायद हम ही आप कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है। तो ये, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एनडीए के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला है, वो पूरी तरह से एनडीए के खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि जो सौगाते मोदी है, सौगाते मोदी बिहार पर फोकस्ड है, लेकिन उसके साथ साथ जो मोदी जी की पार्टी दूसरी सौगातें दे रही है, वो ज्यादा भारी पड़ रहे हैं सौगाते मोदी पर। वो क्या है? सुबह हमने आपको बताया था कि हरियाणा में ईद की छुट्टी वैकल्पिक कर दी, मदरसों पर हमला कर रहे हैं, चंडीगढ़ में ईद की छुट्टी खत्म कर दी केंद्रीय उसमें, नमाज पढ़ने पर कि साहब आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा अगर सड़क पर घर से बाहर दिखे,
कुछ नेता ये कहने लगे छत पर भी अगर दिखे तो कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें भी एक तरफ चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो सुबह वो भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार छठ और कांवड़ यात्रा के लिए 55 करोड़ का बजट रख रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बिहार बहुत ही रोचक हो चला है, रोचक हर राजनीतिक विश्लेषक के लिए, हर राजनीतिक ऑब्जर्वर के लिए, हर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के लिए, और रोचक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बहुत दिलचस्प हो गया है कि किस डायरेक्शन में बिहार जाएगा। और आज की एक खबर और है कि चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक में आश्वासन दिया है कि वक्फ के मामले में मुस्लिमों के जो हित हैं उनको, उन पर कोई आंच चंद्रबाबू नहीं आने देंगे। हालांकि इसको मैं इससे ज्यादा नहीं देखता हूं कि ये चीज केंद्र सरकार पर दबाव बनाने वाली है, और चंद्रबाबू हो सकता है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक आने वाला है उसको कुछ दिन और टलवा दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स या उनके जो सहयोगी पवन कल्याण है उनकी पूरी पॉलिटिक्स मुसलमानों पर केंद्रित है। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 7.3% है, हिंदू कम्युनिटी की संख्या 90% है, और चंद्रबाबू नायडू की डिपेंडेंसी सिर्फ मुसलमानों पर है, या मुसलमान इतनी बड़ी कम्युनिटी है बिहार की तरह, बंगाल की तरह, या असम की तरह, या और भी इवन तेलंगाना की तरह, तो वैसा है नहीं। लेकिन फिर भी इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा। जो काम जेडीयू नहीं कर पाई वो काम चंद्रबाबू नायडू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग की मेंबरशिप लें, इसे ज्वाइन करें। ऐसा करके आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हम और ज्यादा अनब्रेकिंग को और एनरिच कर सकेंगे, रिसर्च बढ़ा सकेंगे रिसोर्सेज होने की वजह से। तो आपसे इतना अनुरोध है, और आप ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अखिलेश प्रसाद सोनी कह रहे हैं माय क्वेश्चन। आपने दरअसल ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, तो कितने क्वेश्चंस आपके हम ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर आप फटाफट उसे फिर से यहाँ पेस्ट कर सकते हैं तो आप लगा दें तो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, तब आप क्वेश्चन पूछिएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सुपर चैट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो हाईलाइट हो जाता है। चलिए एनीवे, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।